हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी तक अपने अपना चैप्टर नंबर 2 और 3 हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं और 4th चैप्टर हमारा चल रहा है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण कोई नई समीकरण नहीं है। इसके ही बेस पे हमने एक चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक उसमें हमारे पास थे द्विघात बहुपद हमने पढ़ा, त्रिघात बहुपद हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद उनके शून्यांक निकालने हमने पढ़ा था। उसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम इसको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने जो मेंशन किया है आप वहाँ से भी इसको एक बार विजिट कर सकते हैं। तो आप विजिट जरूर करें और बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं आप यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूँ, जो इसकी मानक समीकरण है। मानक समीकरण हम जो लिखते हैं मानक समीकरण इसकी मानक समीकरण जो बनती है हमारे पास वो बनती है ax² bx + c = 0। ये इसकी एक मानक समीकरण है। कब? जहाँ पर हमारा जो a है वो कभी भी 0 ना बने। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ एक मानक समीकरण है। और रियल लाइफ में हमारी ज़िंदगी में इसका यूज़ क्या है, मैं पहले इसको आप ये बता दूँ। जो इसका यूज़ हमारी रियल लाइफ में वो क्या है कि द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण है जिसकी सहायता से हम किसी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम द्विघात समीकरण हमारी। ठीक है, आइए मैंने आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बताया। अब इस समीकरण को हल करने के हमारे पास मेथड भी है कि इस समीकरण को कैसे कैसे हल किया जाता है। पहले लेक्चर में हम इसका पूरा ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कौन कौन से मेथड से हम हल कर सकते हैं। तो हल करने की विधियाँ कोई विधियाँ कोई नई नहीं है। हमने पहले चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ भी चुके हैं। पहली जो विधि हमारे पास है वो हमारे पास है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हमारे पास है, जिसमें हमने अल्फा बीटा भी निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा निकाले थे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, यानी एक बार शून्यांकों का योग निकाला था और एक बार शून्यांकों का गुणनफल निकाला था। दूसरा हमारे पास जो विधि आती है वो है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसमें हम जैसे हमारे पास फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी जो हमारे पास विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, जहाँ पर ये दोनों विधि काम करना बंद कर दें तब हमारे पास वो विधि लगती है श्रीधराचार्य विधि। क्योंकि इसकी जो खोज जो की थी वो हमारे साइंटिस्ट श्रीधराचार्य थे, इसलिए इस विधि का नाम श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं और यह द्विघात समीकरण सूत्र भी हम बोलते हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास विधि है वो है हमारे पास श्रीधराचार्य विधि या सूत्र, या हम इसको बोल सकते हैं द्विघात समीकरण सूत्र। पुरानी जितनी भी बुक्स थी वहाँ पर ये श्रीधराचार्य के नाम से लिखा मिलता था, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी। और न्यू एनसीईआरटी में अब हो सकता है कि सीधा ये द्विघात समीकरण सूत्र के नाम से लिखा हो। इसका जो फॉर्मूला बनता है द्विघात समीकरण सूत्र का जो फॉर्मूला बनता है, इसमें बनता है हमारा x = -b + -b² - 4ac/2a, ये इसका फॉर्मूला बनता है। और इस फॉर्मूला बनने से पहले भी, ये फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उससे पहले भी हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि कभी ऐसा हो कि हम जो समीकरण सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर ही ना निकले। तो इसके लिए उन्होंने तीन स्टेप उन्होंने बताए थे, उन तीनों को ही एक बार हम वेरीफाई करते हैं। कैसे? यदि हमने माना हमारे पास एक समीकरण b² ये थी हमारे पास ax² + bx + c = 0 थी। यदि इसमें कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट, यदि b² - 4ac, यदि हम इसको कैलकुलेट करें और इसका मान हमारे पास 0 बने, तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि समीकरण के दो बराबर मूल बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और बराबर मूल बनते हैं। दो बराबर मूल बनते हैं, यानी इस समीकरण को भी हम हल कर सकते हैं। फिर यदि हमारे पास b² - 4ac, दूसरी कंडीशन, यदि b² - 4ac
इसका मान 0 से बड़ा हो, तब हमारे पास दो बराबर लेकिन भिन्न भिन्न मूल बनते हैं। नहीं, दो बराबर, सॉरी बराबर नहीं, दो भिन्न भिन्न मूल बनते हैं। दो वास्तविक कोमा भिन्न भिन्न मूल बनते हैं। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन हमारे पास है, यदि b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा आ जाए या निगेटिव आ जाए, ठीक है, 0 से छोटा हो सकता है या निगेटिव हो, तब हमारे पास मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। ठीक है। और मूल काल्पनिक होने पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल ना होने के लिए मैंने क्या कहा है, क्यों हमने इसको कोई हल ना होने के लिए कहा है, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो द्विघात समीकरण सूत्र हमारे पास यूज़ करते हैं हम, उसका बेसिक यूज़ क्या है कि हम अपनी रियल लाइफ में किसी जगह का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और माना हमने वो क्षेत्रफल कैलकुलेट किया और वो माइनस में आ गया, तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में हो सकता है, किसी की एज माइनस नहीं हो सकती, किसी की लंबाई माइनस नहीं हो सकती, और इस फॉर्मूले से हमने अप्लाई किया, वो हमारे पास माइनस आया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन या वो इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो सही नहीं है। वहाँ पर हम लिख देंगे मूल काल्पनिक है और हम वहाँ पर उसको सोल्व नहीं करेंगे। अब इसी प्रक्रिया में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग क्या होता है, जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि किसी द्विघात समीकरण में स्क्वायर हमारे पास नहीं बनना है, उसके बाद हमारे पास क्यूब बनना है, 4 बनना है या 1 बनना है, तब वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। और यदि हमारे पास सिंगल ही वेरिएबल है और वही हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम अपने क्वेश्चनों के साथ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है कि ज्ञात करो दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा भी और आप जानते भी हैं कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हम करें, हम एक बार a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं कहीं पे ये 2ab बीच में भी लिखा मिल सकता है, या एक फॉर्मूला ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 हमारे पास बना 2x और प्लस 1, ये a वाला हिस्सा था। फिर ऐसे ये हमारे पास ये रहा 2x माइनस 3। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 बनता है, 2 2 जा 4x बनता है, इधर बनता है हमारे पास 2x माइनस 3। इसको यदि हम इधर लेकर आएँ तब हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना हमें ये मिलना चाहिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है या नहीं है। यदि हम इसको सोल्व भी करते हैं तब हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस के 6x बनता है, और प्लस 4 प्लस 3, तो ये बनता है हमारे पास 7 इक्वल टू 0। हमारे पास हमें मिला कि ये इस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ से भाई हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है और आप उसको फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हो और विदाउट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि यदि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ हो, तब हम लोग को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बनते हैं। यहाँ से हम x की एक बार x में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x की 1 में मल्टीप्लाई, ये मैं पूरा ही x को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x इंटू एक्स एक बार इसके साथ लिखा, फिर प्लस में प्लस था, फिर इसके बाद 1 या x इंटू 1 फिर प्लस 8। इसको यदि हम लिखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पर x की और x की गुणा करने पर एक्स स्क्वायर बनता है, यहाँ पर 8, यहाँ पर बनता है x और प्लस 8। इधर जो हमारे पास बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 या
4 हमारे पास बनता है। अब यदि हम दोनों साइड से देखें, या तो एक साइड पे लाने पर भी कट कर सकते हैं, या हम बराबर की दोनों साइड पे यदि हमारे पास सेम टाइप के सेम फंक्शन हो, यानी प्लस और माइनस भी हमारे पास सेम हो, तब उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करें तब हमारे पास बनता है एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस के 4। यदि हम इसको इधर लेकर आए तो एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास बनता है एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म नहीं बनी, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम ज्ञात करते हैं कि यदि x के ऊपर हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं है। वहाँ पर यदि हमें 3 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, तब हमारी 3 घात समीकरण हो सकती है, 4 घात हो सकती है, रैखिक हो सकती है। लेकिन हमसे इस चैप्टर में जो पूछा गया है वो पूछा गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये था इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे। यदि आप अपना मैथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है कि हम इस प्रक्रिया में जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, मैथ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको या जिनको भी मैथ में बहुत डर लगता है, बहुत उनके लिए डेंजर सब्जेक्ट मैथ है, उनके लिए हम आसान बनाने की ये प्रक्रिया हमने चलाई है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को अपने आप सॉल्व भी करोगे और अपने मैथ को इम्प्रूव करोगे। तो इस आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।